आर एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम क्लास 12वीं के केमिस्ट्री से चैप्टर नंबर 2 विलयन का अगला टॉपिक लेकर, जिसका नाम है हिमांक का अवनमन, इसको लेकर आपके समक्ष है। पिछले क्लास में आपको हमने अणुसंख्य गुणधर्म पढ़ाया, हमने वाष्पदाब का अवनमन पढ़ाया, क्वथनांक का उन्नयन पढ़ाया। इसके बाद हमारे टॉपिक आता है हिमांक का अवनमन। तो सबसे पहले बेटा हमको ये समझना चाहिए कि हिमांक होता क्या है। ठीक है, तो आइए हम समझते हैं कि हिमांक क्या होता है। देखिए बेटा, लिखा हुआ है जिस ताप पर किसी पदार्थ की ठोस तथा द्रव प्रावस्थाओं के वाष्पदाब बराबर होते हैं, पदार्थ का हिमांक कहलाता है। देखिए इसको डायग्राम से समझाते हैं। जैसे मान लीजिए बेटा, ये है हमारा ठोस प्रावस्था का वाष्पदाब, ठोस प्रावस्था का वाष्पदाब मतलब कि यहां तक अगर वाष्पदाब आ जाता है किसी भी विलयन का, किसी भी द्रव का, तो वो ठोस में बदल जाएगा। इसी को कहेंगे ठोस प्रावस्था का वाष्पदाब। मतलब अगर इस लाइन को टच कर जाएगा, जैसे कि आप क्वथनांक पढ़ रहे थे, क्वथनांक में एक वायुमंडलीय दाब की लाइन थी जिसको हम टच करते थे बार बार, और जो ही वायुमंडलीय दाब पर आता था वो उबलने लगता था। उसी तरीके से किसी भी द्रव या किसी भी विलयन या किसी भी विलायक का जब वाष्पदाब घटते 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 इस लाइन को टच कर देगा ना, यानी ठोस प्रावस्था वाली लाइन को टच कर देगा, तो वही जिस टेम्परेचर पे वो टच करेगा ना, वो टेम्परेचर ही उसका हिमांक होगा, या उसी पर वो जम जाएगा। जैसे कि वायुमंडलीय दाब के बराबर होने पे उबलने लगता था, उसी प्रकार इस लाइन को यानी कि ठोस प्रावस्था के वाष्पदाब को ज्यों ही छुएगा त्यों ही वो जम जाएगा, जमने लगेगा। ठीक है बेटा, तो मान लीजिए ये हमारा है जल या शुद्ध विलायक, इसको हम बोल सकते हैं। ये क्या है बेटा? शुद्ध विलायक। ठीक, ये हमारा है शुद्ध विलायक। अच्छा, शुद्ध विलायक का ये वाष्पदाब है, शुद्ध विलायक का वाष्पदाब। चलिए मान लेते हैं शुद्ध विलायक का वाष्पदाब है। अच्छा, अब इसको बेटा हम अगर ठंडा करेंगे, भाई टेम्परेचर नीचे करना पड़ेगा ना, जब नीचे लाना है टेम्परेचर को, तो ठंडा करते 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 यहां पर आएगा। जो ही इस लाइन को टच करेगा, यही वाला इसका क्या हो जाएगा? फ्रीजिंग पॉइंट, या कह सकते हैं हिमांक। अब अगर इसी शुद्ध विलायक में हम कोई भी अवाष्पशील विलेय घोल दें, नमक घोल दें, तो आप जानते हो कि जो ही शुद्ध विलायक में कोई भी विलेय घोला जाता है, ठोस विलेय, तो उसका वाष्पदाब तुरंत ही घट जाता है। तो जहां शुद्ध विलायक का वाष्पदाब यहां पर था, अगर इसको नमक घोलोगे तो ये यहां पर घट के आ जाएगा। ये हमारा विलयन हो गया, ये विलयन का वाष्पदाब हो गया। यानी कि शुद्ध विलायक का अगर वाष्पदाब यहां से हो रहा था, अगर उसमें नमक घोल दिए तो घट जाएगा। घट जाएगा मतलब नीचे आ जाएगा। और अब इसको ठंडा करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, अब इसको ठंडा करना आसान है। ठीक है बेटा, तो पहला प्रश्न तो ये था कि हिमांक क्या होता है। तो किसी भी विलयन का या किसी भी विलायक का या किसी भी द्रव का, ठीक है, जब वाष्पदाब ठोस प्रावस्था के वाष्पदाब के बराबर हो जाता है, ठोस प्रावस्था के वाष्पदाब के बराबर हो जाता है, तो वही पॉइंट या वही तापमान हमारा हिमांक कहलाता है। ठीक है, जिस भी तापमान पर किसी भी द्रव का वाष्पदाब ठोस प्रावस्था के वाष्पदाब के बराबर हो जाता है, उसी तापमान को हम उसका हिमांक कहते हैं। वही यहां भी लिखा है, जिस ताप पर किसी पदार्थ की ठोस तथा द्रव प्रावस्थाओं के वाष्पदाब बराबर हो जाते हैं। ये द्रव प्रावस्था का वाष्पदाब और ठोस प्रावस्था के बाद वाष्पदाब मिल जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, पदार्थ का हिमांक कहलाता है। तो उम्मीद करते हैं कि हिमांक को आप समझ गए होंगे। ठीक है, ठोस प्रावस्था के वाष्पदाब के लाइन को टच करना है। जैसे क्वथनांक में हम वायुमंडलीय दाब के लाइन को टच कर रहे थे, वैसे हिमांक में ठोस प्रावस्था के वाष्पदाब के लाइन को टच करना है। अब हम ये समझा रहे थे आपको कि हिमांक का अवनमन कैसे होता है, उसमें कोई विलेय डालने पर। तो हमने यहाँ पे दिखाया आपको कि जब द्रव था तो उसका वाष्पदाब यहाँ था, शुद्ध विलायक है, अभी उसमें कुछ घोला नहीं गया है, तो उसको ठंडा करने के लिए हमको ज्यादा टेम्परेचर गिराना पड़ेगा। लेकिन अगर हम उसमें कोई भी
विलेय घोल देते हैं, ठोस विलेय या अवाष्पशील विलेय घोल देते हैं, तो हमने वाष्प दाब का अवनमन तो पढ़ा है कि जैसे ही विलेय को घोलेंगे वाष्प दाब घट जाएगा, और जब वाष्प दाब बेटा घटेगा तो नीचे आ जाएगा। और इसको ठंडा करने के लिए हमको बहुत ज्यादा टेम्परेचर नहीं गिराना पड़ेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी वाष्प दाब उसका नीचे आ चुका है। इसको ठंडा करना आसान है, या इसको ठंडा करने में टेम्परेचर कम गिराना पड़ेगा। ठीक, तो इसी कारण होता है बेटा हिमांक का अवनमन। क्यों? अगर किसी भी विलयन में हम ठोस घोलेंगे तो निश्चित तौर पे उसका वाष्प दाब घटेगा, और वाष्प दाब घटेगा तो उसको ठंडा करना आसान होगा, क्योंकि ठोस प्रावस्था में पहुंचने के लिए हमको कम टेम्परेचर गिराना पड़ेगा, और इसीलिए उसके हिमांक का अवनमन होता है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब आइए इसके जो हमारे लेख हैं उसको भी पढ़ लेते हैं। देखिए बेटा, तो इसको हमने लिख भी दिया है। लिखा है किसी वाष्पशील विलायक में, ठीक है, मान लीजिए ये वाष्पशील विलायक है यानी कि जल है, और इसमें अवाष्पशील विलेय घोलने पर, ये अवाष्पशील विलेय घोला गया, उसके वाष्प दाब में कमी आ जाती है, जिसके कारण विलयन की द्रव तथा ठोस अवस्थाओं के वाष्प दाब कम ताप पर ही बराबर हो जाते हैं। वही चीजें हैं, फिर से वही डायग्राम में बनाऊंगा। यहाँ पे मान लीजिए हमारा शुद्ध जल है, ठीक है, और इसका वाष्प दाब यहाँ पे लाइन पर है, और इसका ये हमारा ठोस प्रावस्था का जो है वाष्प दाब है, ठोस प्रावस्था वाला वाष्प दाब की लाइन है। तो वही चीज है बेटा, इसको अगर हम ठंडा करेंगे तो यहाँ पे इतने टेम्परेचर में पहुंचेगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए इसका ऑलरेडी कम है, मतलब इसका वाष्प दाब कैसे है, जब इसमें NaCl हम घोलेंगे तो इसका वाष्प दाब घट जाएगा, और घट जाएगा तो इसको हम थोड़ा सा ही ठंडा करेंगे, तो कहने का तात्पर्य उतना ठंडा हो जाएगा जितना ठोस प्रावस्था के लिए जरूरी होता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो विलायक का जो फ्रीजिंग पॉइंट आएगा, ये विलायक का फ्रीजिंग पॉइंट है, वो ज्यादा होगा, ठीक है बेटा। विलायक का फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि हिमांक ज्यादा होगा, लेकिन अगर उसमें हम विलेय घोल देते हैं तो ये जो विलयन का फ्रीजिंग पॉइंट है ये कम आएगा, ठीक है बेटा। इसीलिए कहते हैं यहाँ पे हिमांक का अवनमन होने लगता है। वही आगे लिखा है, अतः विलयन का हिमांक भी कम हो जाता है। लिखा है शुद्ध विलायक तथा विलयन के हिमांकों के अंतर को, क्योंकि शुद्ध विलायक का आपकी ज्यादा है, तो शुद्ध विलायक का हिमांक और विलयन का हिमांक के अंतर को हिमांक का अवनमन कहते हैं, जिसको बेटा हम डेल्टा TF से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे आपको दिखाई भी दे रहा है, डेल्टा TF से प्रदर्शित करते हैं। तो डेल्टा TF का सूत्र क्या हो जाएगा, ज्यादा माइनस कम। तो ज्यादा हिमांक किसका है, ज्यादा हिमांक किसका है, विलायक का है, जिसमें हमने कुछ घोला नहीं था, तो इसलिए उसको हम T0 से प्रदर्शित करते हैं, पीछे भी आपने देखा है। और कम हिमांक किसका है, सोल्यूशन का, विलयन का, इसीलिए इसको हम TS से प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार हमको एक फार्मूला मिल गया बेटा, डेल्टा TF इज इक्वल टू T0 माइनस TS। अब फिर प्रश्न वही उठता है जो पीछे उठा था कि हिमांक का अवनमन किस बात पर डिपेंड करता है, तो निश्चित तौर पे आएगा विलयन की सांद्रता पर डिपेंड करता है। इस विलयन में आप जितना ही नमक डालते जाओगे डालते जाओगे डालते जाओगे, ठीक है, उसका वाष्प दाब उतना ही घटता जाएगा घटता जाएगा घटता जाएगा। और वाष्प दाब जब घटता जाएगा बेटा, तो निश्चित तौर पे आप कह सकते हो कि जो वाष्प दाब घटेगा तो उसका हिमांक भी घटेगा, यानी कि हिमांक घटेगा, यानी कि जब हिमांक घटेगा तो हिमांक का अवनमन भी ज्यादा होगा, कहने का तात्पर्य है, ठीक है। तो डेल्टा TF किस पर डिपेंड करता है, डेल्टा TF विलयन की सांद्रता पर डिपेंड करता है। और जब आपको विलायक पता हो और जब आपको विलेय पता हो तो विलयन की सांद्रता कैसे, किस फार्मूले, किस पद से आप निकालते हो, तो उसका भी जवाब है मोललता, यम से, जिसको डिनोट करते हैं। तो यानी कि कंफर्म हो गया कि डेल्टा TF भी मोललता यम के समानुपाती होता है। जितने ही विलयन की सांद्रता होगी उतना ही डेल्टा TF का मान अधिक आएगा। क्यों, क्योंकि अच्छा मोललता ही क्यों कहें, सांद्रता के तो बहुत सारे पद हैं, क्योंकि यहाँ पर विलेय की बात हो रही है और विलायक, विलयन का तो पता ही नहीं है। यहाँ पर एक विलेय गिवन है और एक विलायक गिवन है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं विलेय और विलायक में संबंध मोललता प्रदर्शित करता है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि डेल्टा TF भी यम के, यानी मोललता, इसको हम मोललता बोलते हैं बेटा, मोललता यम के समानुपाती होता है। और इसको हटाएंगे तो एक नियतांक का
हमको गुणा करना पड़ेगा, और उस बार के बी था, इस बार हम नियतांक को के एफ से डिनोट करेंगे। उस बार बॉइलिंग पॉइंट के लिए के बी और फ्रीजिंग पॉइंट के लिए आप के एफ का यूज करेंगे। तो इस प्रकार यहाँ बराबर हो जाएगा बेटा। इस प्रकार हमको एक फार्मूला मिल गया, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। एम क्या है? मोलरता है, और के एफ क्या है? हिमांक अवनमन स्थिरांक। याद रखिएगा इसको, हिमांक अवनमन स्थिरांक। तो इस प्रकार ये हमको सूत्र मिल गया। तो उम्मीद करते हैं बेटा आपको ये हिमांक का अवनमन समझ में आया होगा। हमने बताया कि हिमांक क्या होता है, हिमांक का अवनमन कैसे होता है, कैसे अगर किसी विलायक में विलय को घोल देंगे तो हिमांक घटेगा, क्यों घटेगा, सारे प्रश्नों का उत्तर यहाँ पे मिल चुका है आपको। तो इस प्रकार हिमांक का अवनमन नामक ये टॉपिक समाप्त होता है। मिलते हैं परासरण दाब नामक टॉपिक के साथ अगले क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। आपका दिन शुभ हो।